हेलो बच्चों, देखो बालकों, अपन ने पिछले कालांश में जो है आपके अधिकार जो है वो कहाँ से आते हैं इसके बारे में चर्चा की थी। आज जो है हम कानूनी अधिकार और राज्य सत्ता के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम मानवीय गरिमा के संबंध में कांट के कुछ विचार है। कांट एक राजनीतिक विचार है, एक दार्शनिक है। उसने क्या विचार दिए? कांट जर्मन दार्शनिक है, आपको बताया जाऊं चलो, जर्मन है, दार्शनिक है, जाके इमेनुअल कांट, ये है आपके कांट। इमेनुअल कांट है, ये जर्मन दार्शनिक है आपके, और इसने जो है आपके मानवीय गरिमा के बारे में क्या कहा है, मानवीय गरिमा के संबंध में क्या कहा है। देखो आपके हर चीज, कांट ने क्या कहा है कि हर चीज या तो कीमती होती है या गरिमा। हर चीज की या तो कीमत होती है या गरिमा होती है। कोई भी चीज जो सीधो बातें होती है, या तो होती है उसकी कीमत या होती है उसकी गरिमा। ये कांट का मानना है कि प्रत्येक चीज की कोई ना कोई दोनों में से एक विशेषता होती है, या तो उसकी कीमत होती है या उसकी गरिमा होती है। चाहे जीव हो, चाहे जंतु हो, चाहे वस्तु हो, कोई भी हो, इन दोनों में से एक उसकी मिलेगी। जिसकी कीमत होती है, उसने कीमत में गरिमा में अंतर कहा कि जिस चीज की कीमत होती है उसकी जगह उसके समतुल्य कोई दूसरी चीज भी रखी जा सकती है। यानी कीमत वाली जो वस्तुएं होती है, कीमत वाली जो चीजें होती है, उसके लिए कांट ने क्या बताया है कि हम कीमत वाली चीजों की जगह उसकी विकल्प को चुन सकते हैं, उसके साथ में दूसरी चीज को हम रख सकते हैं जो उसका क्या है, विकल्प है। जैसे मीठा लेने के लिए शक्कर नहीं है तो गुड़ का उपयोग कर सकते हैं, शक्कर नहीं है तो मीठे के लिए गुड़ का उपयोग कर सकते हैं। तो शक्कर के स्थान पर विकल्प क्या हो गया, गुड़ हो गया। तो जिस चीज की कीमत है उसकी जगह उसके समतुल्य कोई दूसरी चीज रखी जा सकती है। इसके विपरीत, कीमत के विपरीत गरिमा की बात करता है कांट। तो इसके विपरीत जो तमाम कीमतों से ऊपर है, सभी कीमतों से ऊपर, और जिसका कोई समतुल्य नहीं है, जिसका कोई समतुल्य नहीं है, यानी जिसके बराबर या जिसके लिए कोई विकल्प नहीं है, वो गरिमा है। वो क्या है, गरिमा है। यानी कीमत के लिए जो है हम क्या कर सकते हैं, समतुल्य ले सकते हैं, लेकिन गरिमा के लिए समतुल्य नहीं ले सकते। गरिमा की कीमत सर्वोच्च होती है, सबसे ऊपर होती है। इसका मतलब उसकी कीमत को आंका ही नहीं जा सकता, अमूल्य हो गई है। जिसका कितना भी मूल्य ले, कमी है। इसी के आधार पर कांट ने कहा है कि अन्य प्राणियों से अलग मनुष्य की गरिमा होती है। अन्य प्राणियों से अलग मनुष्य की क्या होती है, गरिमा होती है। जबकि अन्य प्राणियों को हम क्या कर सकते हैं, कीमत में नाप सकते हैं, कीमत में माप सकते हैं, कीमत करते हैं प्राणियों की। जबकि मनुष्य की जो है उनसे अलग गरिमा होती है। ये बात मेरी कहने की नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं। कौन कह रहा है? जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट कह रहा है ना? तो 18वीं सदी में जो है आपके ये कांट ने कहा है कि क्या कहा है कि अन्य प्राणियों से अलग मनुष्य की एक गरिमा होती है, और इस कारण में अपने आप में बहुमूल्य है। कौन? मनुष्य अपने आप में क्या है, बहुमूल्य, जिसका कोई मूल्य नहीं आंका जा सके। 18वीं सदी में देखो, जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट के लिए इन साधारण विचार का गहरा अर्थ था। आपको ये विचार साधारण लग रहा है, लेकिन इस विचार का अर्थ बहुत ही गहरा है। उनके लिए इसका मतलब था
कि हर मनुष्य की गरिमा है और मनुष्य होने के नाते उसके साथ इसी के अनुकूल बर्ताव किया जाना चाहिए। क्या कहना था कांट का कि हर मनुष्य की गरिमा होती है और मनुष्य की गरिमा होने के कारण उसके साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, बर्ताव कैसा होना चाहिए, उसकी गरिमा के अनुसार होना चाहिए। उसके साथ जो बर्ताव है, व्यवहार है, वो अन्य जंतु की तरह नहीं होना चाहिए, अन्य प्राणियों की तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि मनुष्य की तरह ही होना चाहिए, मानव की तरह ही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मनुष्य अशिक्षित हो सकता है, गरीब हो सकता है, शक्तिहीन हो सकता है, वह बेईमान अथवा अनैतिक भी हो सकता है, फिर भी वह क्या है, मनुष्य। फिर भी क्या है, वो व्यक्ति है, मनुष्य है, और चाहे कम ही सही, न्यूनतम ही सही, लेकिन प्रतिष्ठा पाने का वह हकदार है। किन आधारों पर है कि वो गरीब है, शक्तिहीन है, बेईमान है, अनैतिक है, इन सब आधारों पर वो क्या कर सकता है, प्रतिष्ठा चाहे कम मिले उसको, लेकिन फिर भी वो प्रतिष्ठा पाने का हकदार है। क्यों है हकदार? क्योंकि वो मनुष्य है और मनुष्य होने के नाते वो प्रतिष्ठा पाने का हकदार है। कांट के लिए लोगों के साथ गरिमामय बर्ताव करने का अर्थ था कि उनके साथ क्या किया जाए, नैतिकता से पेश आया जाए। कांट ने जो ये बात कही कि व्यक्ति के साथ गरिमामय बर्ताव किया जाए, तो गरिमामय बर्ताव का मतलब क्या था कांट का, कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ हमें नैतिकता से पेश आना चाहिए। ये विचार क्या करता है, लोगों के लिए एक सबल प्रदान करता है, संबल यानी बल प्रदान करता है। जो लोग ऊंच नीच के खिलाफ है, मानवाधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन लोगों को कांट का ये विचार क्या करता है, बल प्रदान करता है, सहारा देता है। कांट के विचार में तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको सुनना है, आपको एक बार इन पर विचार करना, सोचना, आप भी इनका समर्थन करेंगे। क्या है कि एक नैतिक अवधारणा कांट ने प्रस्तुत की है मानवाधिकारों के संबंध में। उन्होंने क्या कहा है, पहली बात कांट की, हमें दूसरों के साथ वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा हम अपने साथ दूसरों से अपेक्षा करते हैं। हमें दूसरों के साथ वैसा ही आचरण करना चाहिए, अर्थात वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, चाहे बोलचाल का हो, चाहे अपने प्रकार का हो, जैसा कि हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि दूसरे हमारे साथ ऐसा आचरण करें। तो आप दूसरों से सम्मान चाहते हैं तो आपको भी दूसरों से सम्मान करना पड़ेगा। अगर दूसरों का सम्मान करते हैं तो ही दूसरा आपका सम्मान करेगा, ऐसे नहीं करेगा। दूसरी बात उन्होंने क्या कहा, हमें यह निश्चित करना चाहिए कि हम दूसरों को अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए साधन के रूप में प्रयोग में नहीं ले, साधन के रूप में काम में नहीं ले, अर्थात अपने स्वार्थ सिद्धि का साधन हम दूसरों को नहीं बनाए। हम लोगों के साथ उस तरह का बर्ताव नहीं करें जैसा कि हमें कलाकार या घोड़े के साथ करते हैं, क्योंकि वो वस्तुएं हैं, घोड़ा जंतु है। तो इनके साथ जैसा बर्ताव करते हैं वैसा हम मनुष्य के साथ नहीं करते। हम लोगों का सम्मान करना चाहिए हमें, और इसीलिए लोगों का सम्मान क्यों करना चाहिए, लोगों का सम्मान इसलिए नहीं करना चाहिए कि वे हमारे लिए उपयोगी है, बल्कि इसलिए करना चाहिए कि आखिरकार वो भी क्या है, हमारी तरह मनुष्य ही है। इसलिए हमें उनका क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए था, चाहिए। ये किसका कहना है, कांट का कहना है। तो देखो अब आपके ऐसे ही विचार है, आपके एक कार्टून दे रखा है, इसमें भी बता रखा है किताब में, बच्चा बोलता है कि मेरे पिताजी ने टेलीफोन लगवाने के लिए आवेदन किया था, 2 महीने से भी जो है आपके ज्यादा का समय हो गया, लेकिन अभी तक जो है आपके कुछ नहीं हुआ। उन्हें क्या करना चाहिए, तो बताओ कौन सा अधिकार रहेगा, सूचना का अधिकार रहेगा। कौन सा रहेगा, सूचना का अधिकार। आज हमें सूचना का अधिकार प्राप्त है, इसलिए हम सूचना के अधिकार से उस कार्यालय में जाकर के कार्यालय से जानकारी ले सकते हैं कि हमारा जो फॉर्म भरा हुआ है उस आवेदन का क्या हुआ, देरी होने का क्या कारण है, ये सूचनाएं हम ले सकते हैं।
अब है हमारे अगला जो प्रकरण है हमारा वो क्या है, क्या कानूनी अधिकार और राज्य सत्ता। कानूनी अधिकार और राज्य सत्ता। तो देखो आपके कानूनी अधिकार और राज्य सत्ता जो है अगला पॉइंट है अपना, इसमें देखिए आप है मानव अधिकारों के दावों की जो नैतिक अपील चाहे कितनी भी हो, जितनी भी जो है आपके हो सकती है, कितनी भी मजबूत हो सकती है, लेकिन ये जितनी भी हो उनकी सफलता की डिग्री कुछ कारकों पर निर्भर करती है। मानव अधिकारों के दावों की जो अपील है वो कितनी भी हो उनकी सफलता की डिग्री कुछ कारकों पर निर्भर करती है, और इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं? सरकार और कानूनों का समर्थन। मानव अधिकारों की सफलता के लिए महत्वपूर्ण कारक। पहला क्या है आपके? पहला आपके सरकार और कानून का समर्थन। सरकार का समर्थन, दूसरा कानून का समर्थन। इन दोनों का समर्थन मिलेगा तभी हमारे दावे क्या है, मानव अधिकारों का रूप ग्रहण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। यही कारण है कि अधिकारों की जो कानूनी मान्यता है वो इतनी अहमियत रखती है। अधिकारों की जो कानूनी मान्यता है उसको इतनी अहमियत तभी दी जाती है कब इनके लिए सरकार और कानून दोनों का समर्थन होता है, तभी ये अधिकार बनते हैं, तभी ये अधिकार हमें प्राप्त होते हैं। अनेक देशों में देखो आपके अधिकारों के विधेयक वहां के जो संविधान होते हैं वहां पर भी प्रतिष्ठित होते हैं। संविधान में भी जो है आपके अधिकारों संबंधी विधेयक रखे जाते हैं, संविधानों में लिखित रूप में जो है अधिकार दिए जाते हैं। हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में हमारा जो संविधान है वो देश का सर्वोच्च कानून है, सबसे ऊंचा कानून है, और इस कानून के अधीन ही हमारे सारे शासन प्रक्रिया को, सारे शासन अधिकारियों को, संपूर्ण जनता को रहना होता है। हमारा देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का है, उस पद पर बैठने वाला जो व्यक्ति है उसको भी संविधान का पालन करना पड़ता है। तो इसका मतलब उससे भी ऊपर हो गया संविधान, सबसे बड़ा कानून है। चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे देश की व्यवस्था भी हो, सबको संविधान के अधीन रह करके कार्य करना पड़ता है, संविधान का पालन करना पड़ता है। इस प्रकार हमारा जो सर्वोच्च कानून है वो भारत का हमारा जो संविधान है वो है। इसलिए कुछ खास अधिकारों की संवैधानिक मान्यता जो है हमारे संविधान में दी गई है। उन्हें खास अधिकारों को बुनियादी महत्व दिया गया है, मूल महत्व दिया गया है। अपने देश में इन अधिकारों को हम क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार। और हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में, यानी हमारे संविधान में देखो आपके अनुच्छेद, संविधान के जो अनुच्छेद है 12 से लेकर के 35 तक ये मौलिक अधिकार है जो नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। यानी कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 भारतीय नागरिकों के लिए मूल अधिकारों का की व्यवस्था करता है, मूल अधिकारों का उल्लेख करता है, जिनको हम बुनियादी अधिकार कहते हैं, जो बुनियादी महत्व के हैं, वो अधिकार हमारे संविधान में दिए गए हैं। अपने देश में इन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं, बताया दिया मैंने। अन्य कानूनों और नीतियों से इन संवैधानिक अधिकारों के सम्मान की अपेक्षा की जाती है। हमारे देश में जो भी कानून बनते हैं, जो भी नीतियां बनती है, उन नीतियों और कानूनों की जो है हमारा संविधान ये अपेक्षा करता है कि वो नीतियां और कानून ऐसे हों जो हमारे अधिकारों का सम्मान करें, अधिकारों को सीमित नहीं करें, अधिकारों को बनाए रखे, उनको व्यापक बनाए। ऐसी ही नीतियां बननी चाहिए। ये जो है आपके हमारा संविधान क्या करता है?
आशा करता है। संविधान में देखो आपके उन अधिकारों का उल्लेख रहता है जो बुनियादी महत्व के माने जाते हैं। कुछ अन्य ऐसे अधिकार भी हो सकते हैं जिनका उल्लेख भी जो है संविधान में संभव है, जो किसी देश की विशिष्ट परिस्थितियों या रीति रिवाजों के कारण जन्मे हो, रीति रिवाजों के कारण बने हो। जैसे उदाहरण के लिए भारत में देखें तो भारत में देखो आपके अस्पृश्यता का प्रतिबंध किया गया है। किसका? अस्पृश्यता प्रतिबंध। अस्पृश्यता प्रतिबंध अर्थात अस्पृश्यता का छुआछूत पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये प्रतिबंध का प्रावधान क्यों किया गया? क्योंकि हमारे जो समाज है उस समाज में लंबे समय से ऐसे रीति रिवाज थे जिसमें छुआछूत होते थे। समाज के कुछ लोगों के को हम अछूत मानते थे, उनके साथ छुआछूत करते थे। इस छुआछूत को समाप्त करने के लिए अस्पृश्यता पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह हमारे देश की एक सामाजिक कुप्रथा है। क्या है ये? सामाजिक अस्पृश्यता है हमारे देश की सामाजिक कुप्रथा है। सामाजिक समाज की कुप्रथा एक बुरी प्रथा जो समाज में नहीं होनी चाहिए। सामाजिक आधार पर जो अनुचित है वो प्रथा है, उस प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाया गया है। संविधान में इस व्यवस्था की गई, ये मूल अधिकारों में दी गई है इस व्यवस्था, ताकि सबको समानता का अधिकार मिल सके। तो ऐसा प्रावधान भी जो है किया जाता है किसी कारण विशिष्ट इतिहास के कारण या रीति रिवाजों के कारण। तो अपना भी यहाँ पर रीति रिवाज था, इस रीति रिवाज को समाप्त करने के लिए व्यवस्था की गई। तो ऐसी व्यवस्था में जो है दुनिया के संविधान अपने यहाँ पर करते हैं, अपने देश के इतिहास और अपने देश की रीति रिवाजों के आधार पर। हमारे गाँवों को जो मिलने वाले कानूनी और संवैधानिक मान्यता इतनी महत्वपूर्ण होती है कि बहुत से सिद्धांतकार को ऐसे दावों के रूप में परिभाषित करते हैं। हमारे जो दावे हैं इन दावों को मिलने वाली जो कानूनी और संवैधानिक मान्यता है, कानूनी और संवैधानिक समर्थन है, वो इतना महत्वपूर्ण होता है कि बहुत से सिद्धांतकार अधिकार को ऐसे दावे के रूप में परिभाषित करते हैं। ऐसे दावे के रूप में जिन्हें राज्य ने मान्य किया है। कानूनी मान्यता से यकीनन हमारे अधिकार को समाज में एक खास दर्जा मिलता है। तो राज्य द्वारा मान्यता मिलने के कारण सिद्धांतकार जो है अधिकारों को किस रूप में परिभाषित करते हैं? राज्य द्वारा मान्य के रूप में परिभाषित करते हैं कि अधिकार राज्य द्वारा मान्य होना चाहिए, तभी वो अधिकार माना जाता है। कानूनी मान्यता मिल जाती है तो अधिकार समाज में क्या कर लेते हैं? खास दर्जा प्राप्त कर लेते हैं। जैसे हमारे मूल अधिकारों को जो है कानूनी मान्यता मिल गई, संवैधानिक दर्जा मिल गया, तो खास बन गए, खास दर्जा मिल गया, मूलभूत बन गई, उनका प्रभाव बढ़ गया। लेकिन कानूनी मान्यता के आधार पर हम हर किसी प्रकार का दावा नहीं कर सकते। आप अपनी इच्छा से जो चाहो वैसा ही दावा कर लो और कहो कि नहीं है तो इसको तो कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए और ये तो मेरा अधिकार होना चाहिए। हर किसी प्रकार का दावा हम नहीं कर सकते, जैसा कि हमने पीछे चर्चा की थी कि हम नशीले जो पदार्थ होते हैं उनके सेवन के संबंध में दावा नहीं कर सकते, उनके ऊपर अपना अधिकार नहीं जता सकते। अधिकारों का धीरे धीरे विस्तार और पुनर्व्याख्या हो रही है और इनमें जो है आपके नई नई चीजें जुड़ रही है। इसी कारण अधिकारों की जो सूची है वो लंबी होती जा रही है। ऐसा अभी तक आपके अलग रहे जो समूह है उनको शामिल करने के लिए किया जा रहा है। ये भी पहले बताया था मैंने पिछले कालांशों में कि अधिकारों की जो आपके पुनर्व्याख्या के लिए आंदोलन हो रहे हैं, संघर्ष हो रहे हैं। ये संघर्ष वो लोग कर रहे हैं जो अधिकारों से वंचित है। वो चाहते हैं कि उन्हें क्या किया जाए? अधिकारों की पुनर्व्याख्या करके उनको सम्मिलित किया जाए, उनकी गरिमा और सम्मान मिले, उनकी गरिमा का सम्मान हो, उनको एक सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अवसर मिले। इसी उद्देश्य के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं?
मानव अधिकारों की पुनर्व्याख्या की जो है आपके के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अधिकतर जो मामले हैं उन मामलों में अधिकार राज्य के द्वारा किए जाने वाले दावे हैं। इसमें आपकी बार बार परिभाषाएं हैं, किसी भी रूप में परिभाषा लिख सकते हो कि अधिकतर मामलों में जो आपके अधिकार क्या है, राज्य द्वारा किए जाने वाले दावे हैं। अधिकारों के माध्यम से हमें राज्य सत्ता से कुछ मांग कर सकते हैं। राज्य सत्ता अर्थात हमारी सरकार से, हमारे शासन से, हमारी सरकार से कुछ मांग कर सकते हैं जब हम शिक्षा के अधिकार पर जोर देते हैं। उदाहरण के लिए जब हम शिक्षा के अधिकार पर जोर देते हैं तो हमें राज्य से बुनियादी शिक्षा के लिए प्रावधान करने की मांग कर रहे होते हैं। शिक्षा के अधिकार पर जोर दे रहे हैं, शिक्षा का दावा कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम ये चाहते हैं कि राज्य बुनियादी शिक्षा के लिए प्रावधान करे, बुनियादी प्रारंभिक मूल शिक्षा। समाज भी देखो आपके शिक्षा के महत्व को स्वीकार करता है, तभी वो समर्थन करता है। तो अधिकारों के लिए जन समर्थन भी आवश्यक है। अधिकार वे दावे हैं जिनको क्या मिलता है? समाज का समर्थन मिलता है। तो समाज द्वारा समर्थन भी होना चाहिए, समाज स्वीकार भी करे और अपनी तरफ से समाज क्या करता है? सहयोग भी करता है। तभी उन दावों को सरकार क्या करती है? मान्यता देती है। विभिन्न समूह जो है आपके, जब शिक्षा के अधिकार की बात की जाती है तो फिर उसे मांग को पूरा करने के लिए, उस दावे को पूरा करने के लिए विभिन्न समूह विद्यालय खोल सकते हैं, छात्रवृत्ति के लिए जो आपके निधि जमा करा सकते हैं ताकि तमाम वर्गों के विद्यार्थी है वो शिक्षा ग्रहण कर सके, शिक्षा का लाभ ले सके। लेकिन मुख्यतः ये जिम्मेवारी राज्य की भी बनती है कि राज्य को भी क्या करना चाहिए? शिक्षा के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। विभिन्न समूह तो शिक्षा के लिए व्यवस्था करे या नहीं करे, लेकिन राज्य की प्रमुख जिम्मेदारी बनती है कि राज्य को अपने नागरिकों के लिए क्या करनी चाहिए? शिक्षा के लिए व्यवस्था करनी चाहिए, शिक्षा के लिए प्रावधान करने चाहिए ताकि तमाम जो बच्चे हैं वो शिक्षा का लाभ प्राप्त कर सके। राज्य को भी ऐसे उपाय करने चाहिए ताकि सभी व्यक्ति जो है आपके शिक्षा के अधिकार को प्राप्त कर सके। शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने का कार्य भी राज्य का होता है, राज्य इसको सुनिश्चित करता है, तो ये भी करना चाहिए। इस प्रकार हमारे अधिकार राज्य को कुछ खास तरीकों से कार्य करने के लिए वैधानिक दायित्व होता है। तो जैसे राज्य का दायित्व बनता है कि शिक्षा की जो जिम्मेदारी है उसके लिए कुछ उपाय राज्य को करने चाहिए। राज्य को अधिकारों को, शिक्षा के अधिकार की पूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। तो ये बातें क्या बताती है? ये बातें ये बताती है कि अधिकार क्या करते हैं? राज्य को कुछ खास करने के लिए तैयार करते हैं, बाध्य करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अधिकार राज्य की कार्य सीमा पर प्रतिबंध लगाते हैं, सीमित करते हैं कार्य। अधिकार राज्य का जो शक्तियां है, ये कह सकते हैं हमारी शक्तियां हैं, उसके कार्य हैं, उनको सीमित करते हैं। मनमर्जी नहीं कर सकता राज्य, राज्य को अधिकारों का सम्मान करना ही होगा। तो ऐसे कानून, ऐसी नीतियां नहीं बना सकता जिससे मानव के अधिकारों में कटौती हो। तो अधिकार व्यक्ति को, राज्य को कुछ खास करने के लिए और लोगों के अधिकारों या समाज के अधिकारों का सम्मान करने के लिए बातें करते हैं। तो पहली बात है कि राज्य में जो आपके अधिकार राज्य को निर्देश देते हैं कि उसे क्या करना है, यानी उसके लिए क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है। अधिकार राज्य को कुछ खास तरह से कार्य करने के लिए, किसी खास तरह से कार्य करने के दायित्व सौंपते हैं।
क्या दायित्व? प्रत्येक अधिकार निर्देशित करता है कि राज्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए राज्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। राज्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए राज्य को? राज्य को वो करना चाहिए जिससे नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा हो, नागरिकों के अधिकारों का विस्तार हो, नागरिकों के अधिकारों को महत्व मिले, व्यापकता बढ़े, वो कार्य राज्य को करना चाहिए। और वे कार्य जिनसे नागरिक अधिकारों में कटौती हो, नागरिक अधिकारों में कटौती होने वाले कार्य नहीं करने चाहिए। इस प्रकार राज्य को जो है आपके अधिकार क्या करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण दायित्व सौंपते हैं। उदाहरण के लिए देखो आपके मेरे जीवन जीने का अधिकार, मेरे जीवन जीने का अधिकार। क्या हुआ? मेरे को जीवन जीने का अधिकार है और मेरे जीवन जीने का अधिकार जो है आपके राज्य को ऐसे कानून बनाने के लिए बाध्य करता है जो दूसरों के द्वारा क्षति पहुंचने से मुझे बचाए। तो प्रत्येक को जीवन जीने का अधिकार है और प्रत्येक का जीवन जीने का अधिकार क्या करता है, राज्य से ऐसे कानूनों की मांग करता है ताकि दूसरे लोग आपको कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा। मेरे जीवन जीने का अधिकार है, वो राज्य से जो है ऐसे कानून बनाने की मांग करता है जिससे कोई व्यक्ति दूसरा मुझे चोट नहीं पहुंचाए, दूसरे व्यक्ति द्वारा पहुंचाने वाले चोट से कानून मेरी सुरक्षा करे, कानून मेरी सुरक्षा करे। यह अधिकार राज्य से यह भी मांग करता है कि मुझे कोई चोट पहुंचाता है या नुकसान पहुंचाता है तो राज्य उस व्यक्ति को दंडित करे। कोई मुझे नुकसान पहुंचाने वाले या चोट पहुंचाने वाले व्यक्ति को राज्य क्या करे, दंडित करे। यदि कोई समाज महसूस करता है कि जीने का अधिकार का मतलब अच्छे स्तर का जीवन का अधिकार है तो वह राज्य सरकार से ऐसी नीतियां बनाने की अपेक्षा कर सकता है, मांग करता है। अगर कोई समाज ये समझता है कि जीवन जीने का अधिकार का मतलब है कि हम एक अच्छा जीवन जिए, एक उच्च स्तर का जीवन जिए, अच्छे स्तर का जीवन जिए, तो वो समाज क्या कर सकता है, राज्य से मांग कर सकता है किसकी, एक अच्छे स्तर का जीवन जीने के लिए आवश्यक परिस्थितियों की मांग कर सकता है। जैसे हम राज्य से मांग कर सकते हैं कि हमें हमारा जो पर्यावरण है वो स्वच्छ होना चाहिए, राज्य स्वच्छ पर्यावरण को सुनिश्चित करे। तो ऐसे अनेक कारक हैं जिनको निर्धारित करने की हम मांग राज्य से कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं तो मेरा जो अधिकार है, यहां राज्य सरकार को कुछ खास कार्य करने के लिए निर्देशित करता है, वैधानिक दायित्व सौंपता है कि आपके ये दायित्व है, ये कीजिए आप। तो इस प्रकार अधिकार क्या करते हैं, राज्य को कुछ करने के लिए कहते हैं। और राज्य अगर ऐसा कुछ करता है जिससे हमारे अधिकार छिनते हैं तो उन्हें न करने के लिए बाध्य करते हैं। इस प्रकार अधिकार क्या करते हैं, राज्य सत्ता को सीमित करने का कार्य करते हैं। देखो आपके ये कुछ करने के लिए कहा यहां पर कि मेरा जो है आपके मेरा जीवन जीने का अधिकार राज्य सत्ता को खास तरीके से काम करने के कुछ वैधानिक दायित्व सौंपता है। तो हमने अभी तक जो है आपके कुछ करने के लिए कहा है, कुछ नहीं करने की बात आती है तो मैंने ये कहा कि राज्य को क्या नहीं करना चाहिए, ये भी हमारे अधिकार तय करते हैं, निश्चित करते हैं। अगर उदाहरण के लिए मान लो राज्य द्वारा बनाया गया कोई कानून हमारी स्वतंत्रता के अधिकार में कटौती करता है। कटौती कैसे करता है, जैसे मान लो राज्य सरकार महज अपनी मर्जी से आपको गिरफ्तार करती है, सरकार आपकी मर्जी से अपनी मर्जी से आपको गिरफ्तार करने जाते हैं, आपको सलाखों के पीछे डाल दे या डालना चाहती है, तो हमारे अधिकार क्या करते हैं, हमारे अधिकार राज्य सरकार को ये कहते हैं कि इसकी कार्रवाई को जायज ठहराया जाए, यानी कि ये वास्तव में सलाखों के पीछे डाला जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, उसका कारण बताए सरकार। ये बात हमारे अधिकार कहते हैं। हमारे अधिकार ये कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को सलाखों के पीछे डालने से पूर्व
न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाए। उसकी स्वतंत्रता में कटौती नहीं होनी चाहिए। और न्यायालय को सरकार अगर स्वतंत्रता में कटौती करती है, सलाखों के पीछे डालती है, तो सरकार को, न्यायालय को ये बताना होगा कि उसकी स्वतंत्रता में कटौती किस कारण से की गई है। पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने या पकड़ने से पूर्व उसके लिए गिरफ्तारी वारंट जरूरी होता है। वो वारंट दिखाए कि आपको इस कारण से गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये चीजें आवश्यक हो गई। इस प्रकार मेरे जो अधिकार है वो राज्य सत्ता पर कुछ अंकुश भी लगाते हैं, नियंत्रण भी लगाते हैं। दूसरे तरीके से अगर मैं कहूं तो इसका मतलब यह होता है कि हमारे अधिकार ये सुनिश्चित करते हैं कि राज्य सत्ता व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता की मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकती। व्यक्ति जीवन और स्वतंत्रता की मर्यादा का उल्लंघन किए बिना ही राज्य सत्ता को कार्य करना चाहिए। राज्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सत्ता हो सकता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सत्ता का मतलब शासन की संपूर्ण शक्तियां, देश के आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने की संपूर्ण शक्तियां राज्य के पास हो सकती है। उसके द्वारा निर्मित कानून बलपूर्वक लागू किए जा सकते हैं। लेकिन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य का अस्तित्व अपने लिए नहीं होता, बल्कि किसके लिए होता है? अपने नागरिकों के लिए होता है, व्यक्ति के हित के लिए होता है। इसलिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सत्ता को या राज्य को क्या करना चाहिए? व्यक्ति के हित में कार्य करना चाहिए। व्यक्ति के महत्व को ध्यान में रखना चाहिए, उसे जनता को महत्व देना चाहिए। सत्तारूढ़ सरकार को जनता के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। शासन की कार्यवाही के लिए, जो भी कार्यवाही सरकार करती है, इस कार्यवाही के लिए सरकार को जवाबदेह होना चाहिए और उसे हरगिज नहीं भूलना चाहिए, कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि कानून लोगों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए बनाए जाते हैं। कानून जो है लोगों का बुरा करने के लिए, लोगों के अधिकार छीनने के लिए या लोगों को उत्पीड़ित करने के लिए नहीं बनाए जाते हैं। कानून किसके लिए बनाए जाते हैं? लोगों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए, लोगों का भला करने के लिए बनाए जाते हैं। लोगों का बुरा करने के लिए नहीं बनाए जाते, लोगों के अधिकार छीनने के लिए नहीं बनाए जाते। इसलिए सरकार को किसका पालन करना चाहिए? कानून का पालन करना चाहिए और इसी प्रकार के कानून बनाने चाहिए, इससे जनता को अधिकार मिले, उनका जीवन सुरक्षित रहे, तभी जो है राज्य क्या हो सकता है? सफल हो सकता है। आज के लिए इतना ही काफी है।